हाय गाइस, मैं राधारमण पांडे फिर से एक बार आप सभी लोगों के बीच में मुखातिब हो रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और ये तीसरा वीडियो जो है आप लोगों का फिर से आर्टिकल पर है। आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर पोर्शन का, और खास करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा हो, टेट हो, पेट हो, सुपर टेट हो, यहाँ तक कि सीजीएल का एसएससी एग्जाम हो या कहीं बैंकिंग पीओ हो, हर जगह पूछा जाता है। तो गाइस आप लोग ध्यान देंगे, इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। और आज से आप सभी का जो भय है आर्टिकल को लेकर के, वो आप लोगों के दिमाग से मैं निकालना चाहता हूं। आर्टिकल क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आर्टिकल क्या चीज है, और मैं आज आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इसका वर्क क्या है, पोजीशन क्या है, और इसे कितने तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के दिमाग में जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल का, तो भयभीत हो जाते हैं कि आर्टिकल होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, और तमाम परीक्षाओं में वो असफल हो जाते हैं। थोड़ी माइनर प्रॉब्लम लेकर के वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो गाइस हम चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि आर्टिकल होता क्या है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, आर्टिकल नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। होता क्या है बेटा, ये आप लोगों को समझना होगा। अगर कोई इफ एनीवन आस्क्स टू यू व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि कहा गया यह कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, पार्ट है। किसका, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव क्या होता है, आप लोग जान चुके हैं कि एडजेक्टिव जो होता है यह आपका क्वालिफाई करता है। किसको, यन को और पी को। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आपका जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिफाई करता है। किसको करता है, यन और पी को क्वालिफाई करता है। जबकि इसका पार्ट है, ये जो आर्टिकल है इस एडजेक्टिव का पार्ट है। इस एडजेक्टिव का पार्ट क्या है आपका, इस एडजेक्टिव का पार्ट है आर्टिकल। ये एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए यह क्वालिफायर कहलाता है। लेकिन ये जो आपका आर्टिकल है यह पार्ट है, और पार्ट होने के नाते सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, फिर से एक बात, आपका एडजेक्टिव जो है यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। बट article, what's article? Article is the part of adjective which qualifies noun, only noun, not any other parts of speech। ये जो आपका आर्टिकल होता है इस एडजेक्टिव का हिस्सा होता है, और जो सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करता है, अर्थात सिर्फ नाउन के लिए कार्य करता है। अगर कोई पूछता है आप लोगों से कि ये आर्टिकल का काम क्या है, तो ये क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। अगर कोई पूछता है कि इसका काम क्या है, तो काम सिर्फ नाउन के लिए करता है, बाकी किसी के लिए कार्य नहीं करता है। आपके दिमाग में आ गया होगा इसका प्रयोग क्या है। इसका प्रयोग है नाउन के साथ। अगर वाक्य में नाउन है, अगर वाक्य में नाउन है तो हम कह सकते हैं वाक्य में आर्टिकल आएगा। ऐसा भी कहेंगे अगर आर्टिकल है तो नाउन आएगा। अगर वाक्य में आर्टिकल आया है तो वाक्य में नाउन का आना मस्ट है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं और आप लोगों के दिमाग से हटा देना चाहता हूं। सबसे पहले फिर से आए इस आर्टिकल के बारे में। अगर कोई पूछता है तो आर्टिकल का सेंस क्या होता है, आर्टिकल के बारे में बच्चे तुरंत जानते हैं। आर्टिकल का मतलब ए, एन, और तीसरा जो होता है द। तीसरा जो पॉइंट होता है द। अब दिमाग में आप लोगों को यह रखना होगा ए एन द। इसी आर्टिकल को हम कहते हैं लेख। लेख कहते हैं इसको। ये लेख आप लोग पत्रिकाओं में पढ़े होंगे कि इनका लेख है, इनका आर्टिकल है। इसी आर्टिकल का जो सेंस होता है वो होता है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद। इसी आर्टिकल का जो सेंस होता है वो आपका होता है वस्तु। इसी आर्टिकल को उपपद भी कहते हैं। आप लोगों को समझना क्या है ये जानना है। क्योंकि आप लोग अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ रहे हैं, इसका जब डिक्शनरी में सर्च करेंगे कि आर्टिकल क्या सेंस क्या होता है, तो आपको उपपद मिलेगा। प्रायः आपको उपपद मिलेगा। उपपद। आप क्या समझें कि हम क्या पढ़ें, क्या जाने कि आर्टिकल का सेंस क्या होता है। क्योंकि हम अंग्रेजी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, तो हमको ये समझना होगा। अगर बच्चा बताता है या कोई बताता है कि ए एन द आर्टिकल है, बिल्कुल सही है, ये तो इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है, बट इसका वर्क क्या है, इसका परिभाषा क्या है। आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव व्हिच क्वालिफाइज नाउन, नॉट एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको ऑलरेडी आप जान चुके हैं। अब हमको ना तो लेख समझना है ना ही अनुच्छेद, क्योंकि हमने क्राइम तो किया नहीं। हमने क्या पढ़ना है, हमने इस पोर्शन को पढ़ना है, ए एंड द।
आज आपके दिमाग से यह भ्रम दूर होगा कि ये क्या चीज है। ए एंड द, ना ये उपपद पढ़ना है, ना वस्तु पढ़ना है, ना अनुच्छेद, ना लेख, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। हमको पढ़ना क्या है, इसको ए एंड द को पढ़ना है। आप लोग ध्यान से फिर से देखिएगा, ये ना तो लेख पढ़ना, ना उपपद और कुछ नहीं पढ़ना। हमने क्या पढ़ना है, ए एंड द। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका पोजीशन क्या होता है। अगर देखा जाए तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आज का जो चैप्टर है खास करके वो आर्टिकल पर पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। अब इस आर्टिकल का पोजीशन कहां पर है, इसको आपको पढ़ना है। अगर कोई वाक्य है, मैं 3-4 सेंटेंस आप लोगों के सम्मुख रखता हूं, आप लोगों के समक्ष रखता हूं, आप लोग उसको क्लैरिफाई करिएगा। मैंने लिख दिया राम इज बॉय, मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, मैंने लिख दिया राम इज अ गुड। एक वाक्य मैं और आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं, राम इज अ गुड बॉयज। फिर से एक बार, मैंने एक वाक्य लिखा राम इज गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, मैंने लिखा राम इज अ गुड, और फिर लिखा गया राम इज ए गुड बॉयज। हो सकता है आप लोगों को ना दिखाई पड़ रहा हो, मैं फिर से इसको लिख देता हूं यहां पर, राम इज अ गुड बॉयज। गाइस आपके समझ में आ गया होगा कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका लिखने का रीजन क्या है, राम इज अ गुड बॉयज। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि कौन सा वाक्य सही है, तो कुछ बच्चों, अगर मैं पूछूं तो कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि ये सही हो सकता है, ये हो सही, ये हो सकता है सही, ये हो सकता है, लेकिन है कौन सा सही। ध्यान से सुनेंगे, राम इज अ गुड बॉयज, ये तो पहली चीज, एक का जो सेंस होता है वो क्या निकलता है, एक निकलता है, एक, तो इसलिए एक के साथ अब बॉयज है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां क्या, ये जो आर्टिकल है ए, ये बोध किसका कराता है, एक का, और यहां बताया किसके बारे में, लड़के के बारे में, और लड़के यानी यहां क्या हो गया, एक लड़का नहीं बल्कि कई लड़कों के बारे में, तो एक लड़के तो कहा नहीं जा सकता। ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये वाक्य आपका गलत है। दूसरा वाक्य देखेंगे, राम इज बॉय। ध्यान से सुनिएगा, राम इज बॉय, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बताया था, शेयर किया था कि यदि किसी वाक्य में कोई नाउन है और वो नाउन क्या है, काउंटेबल है। याद रखिएगा, फिर से वन मोर टाइम आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सैटिस्फाई ऑल ऑफ यू। राम इज बॉय, राम क्या है, लड़का है। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मैंने बताया था कि यदि किसी वाक्य में नाउन आया है और वो नाउन कैसा है, काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ साथ वह सिंगुलर भी है, तो वह अगर अपने साथ किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लेता है तो वाक्य गलत होता है। फिर से एक बार, यदि किसी वाक्य में कोई नाउन आया है जो कि काउंटेबल है, यानी जिसकी गणना की जा सकती है, और गणना के साथ साथ वह सिंगुलर है, तो उस वाक्य में उस नाउन से पहले कहीं न कहीं आया होगा। और कहां आया होगा ये भी आप जानते हैं, आर्टिकल आया होगा, और वो आर्टिकल कौन हो सकता है, वो डेफिनेट भी हो सकता है, इंडेफिनिट। अभी हम चर्चा करते हैं डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनिट। अर्थात ये वाक्य आपका गलत है। गलत क्यों है कि इस वाक्य में जो आपका नाउन आया है बॉय, ये आपका काउंटेबल है, और काउंटेबल होने के साथ साथ सिंगुलर है, लेकिन ये आपने पहले क्या नहीं लिया, आर्टिकल नहीं लिया, आर्टिकल नहीं लिया। अर्थात यहां हम ए या दा का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो बाद की बात है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यदि किसी वाक्य में नाउन आया है और वो क्या है, आपका काउंटेबल है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो इट विल बी टेक, क्या लेगा, आर्टिकल लेगा। ये वाक्य आपका गलत था, यहां क्या होना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। तीसरा वाक्य है राम इज अ गुड बॉय। ध्यान सुनिएगा, राम इज अ गुड बॉय। अब देखेंगे यहां आर्टिकल आया है, और आर्टिकल का अगर देखें तो आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन आया है, इसलिए ये वाक्य भी क्या है, ये वाक्य आपका सही है।
ये वाक्य क्या है, सही है पूरा का पूरा। क्योंकि हम पोजीशन की जब बात करते हैं तो आर्टिकल कहां आता है, या तो नाउन के पहले आता है या तो एडजेक्टिव के पहले। देखिए काम तो इस नाउन के लिए कर रहा है, इस नाउन के, अगर इसको हटा देंगे वाक्य गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस वाक्य में आपके दिमाग में आ गया होगा, अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूं और गुड लिखने के बाद यहाँ पर कोई नाउन नहीं देता हूं तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन आया है, यहाँ पर क्या है नाउन। देखिए हम इस पर चर्चा कर रहे थे, ये वाक्य आपने साथ आर्टिकल लिया है लेकिन नाउन नहीं है, तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया बॉय या कोई भी सिंगुलर नंबर लिख दिया नाउन, तो यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सही। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाक्य हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आर्टिकल भी है और वह जिसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए, नाउन के लिए, और वह नाउन भी आया है। हम आर्टिकल किसके पहले प्रयोग कर सकते हैं, या तो नाउन के पहले या तो एडजेक्टिव के पहले। प्यारे मित्रों आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ये आपका वाक्य सही है। लेकिन इस वाक्य में देखेंगे राम इज अ गुड, राम इज अ गुड, ये वाक्य आपका गलत है। क्यों गलत है, वाक्य में आर्टिकल तो आया है, वाक्य में आर्टिकल तो आया है, लेकिन इस आर्टिकल के साथ जिसके लिए यह काम करता है, नाउन के लिए, वह नाउन नहीं आया है, अर्थात ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये समझ लेना होगा कि आर्टिकल क्या करता है, आर्टिकल किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। और ये भी समझ गए होंगे यदि किसी वाक्य में कोई काउंटेबल नाउन आया है तो वह अपने साथ अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो जरूर क्या लेगा, वो आर्टिकल लेगा। अगर वह नहीं ले रहा तो उसका प्लूरल फॉर्म होना जरूरी है। अगर यहीं पर मैं इसको हटा दूं और गुड बॉयज कर दूं, और यहां पर हटाना पड़ेगा, यहां पर फिर प्लूरल लिखना पड़ेगा कोई ना कोई। अगर मैं कह दूं दोज आर, यहीं पर मैं वाक्य इसको हटा करके लिख रहा हूं, दोज आर गुड बॉयज। अब ये वाक्य देखिए, इस वाक्य में नाउन आया है लेकिन नाउन ने कहीं पर आर्टिकल नहीं लिया है, वाक्य सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये वाक्य में इस जो नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में है, तो देयर इज नो नीड एनी टाइप ऑफ, यहां हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नाउन आपका क्या है, काउंटेबल है और सिंगुलर फॉर्म में है तो अपने साथ लेगा ही लेगा, क्या लेगा, आर्टिकल लेगा। अब हम दूसरी चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों से। ये तो पोजीशन था कि नाउन अगर आया है और वो काउंटेबल है और वो सिंगुलर फॉर्म में है तो वो अपने साथ आर्टिकल लेगा, और वो आर्टिकल डेफिनेट भी हो सकता है अनडेफिनेट। अब मैं एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो बिल्कुल किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। जैसे इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अर्थात इसको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। जैसे इस आर्टिकल को, आर्टिकल शुड बी स्टडीड, आर्टिकल शुड बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स और टू पार्ट्स। फिर से एक बार, आर्टिकल शुड बी स्टडीड लिख सकते हैं आप लोग, आर्टिकल शुड बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स और टू पार्ट्स। अर्थात इस आर्टिकल को दो ग्रुप या दो भाग में हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला ग्रुप आपका होता है बेटा, प्यारे बच्चों, पहला ग्रुप आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट, और दूसरा होता है डेफिनिट, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इसको कहते हैं अनिश्चित, यह अनिश्चितता का बोध कराता है, और यह निश्चित। ध्यान देंगे इस अनिश्चित वाले में आपके दो हो जाते हैं, पहला हो जाता है ए और दूसरा हो जाता है एन, और यहां पर आपका हो जाता है द। अब फिर से आप लोग ध्यान देंगे, इस ए का हम साउंड के आधार पर, किसके आधार पर, साउंड के आधार पर, साउंड के आधार पर अर्थात ध्वनि के आधार पर इसे बोल क्या सकते हैं, इसे ए भी बोल सकते हैं और इसे आप भी बोल सकते हैं। बट मेरे प्यारे मित्रों आप ध्यान देंगे गाइस, ए को कम बोला जाता है 5 से 10%, ग्रामर में नहीं लिखा गया, बट ये स्मार्ट लैंग्वेज की जब बात करेंगे तो ये जो ए बोला जाता है ये कम बोला जाता है, ये 5 से 10% वाक्यों में ही बोला जाता है, 5 से 10% वाक्यों में बोलना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनिए, इस आ को 90 से 100% या 95 मान के चलिए, 95
अब इसका भी कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं क्यों कहा जाता है। अगर मैंने लिखा इस यहीं पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, आई हैव अ पेन। अब आप अगर इससे बताएं तो आप लोगों के दिमाग में लिखा है और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, वही चल रहा होगा कि इसको अगर मैं पूछता हूं क्या पढ़ा जाएगा तो आप प्रायः कह देंगे आई हैव अ पेन, अ पेन आपके दिमाग में ही। लेकिन अगर स्ट्रेस दिया जाता है, मेरे पास एक कलम है, ऐसा कहा जाए मेरे पास एक, अर्थात उस पर एम्फसाइज किया जाए, उसको एम्फसाइज किया जाए, उस पर स्ट्रेस दिया जाए, तब हम ए का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, आई हैव ए पेन। बट आप अगर इसको एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप आई हैव अ पेन, अ पेन, यू हैव टू यूज एज आई हैव अ पेन। अगर आप उसको एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, एम्फसाइज मतलब उस पर प्रभाव यानी जोर नहीं दे रहे हैं, तो 90 से 95% आपको आ बोलना चाहिए, ए नहीं बोलना चाहिए। ये ग्रामर की बात नहीं, बट ये स्मार्ट लैंग्वेज की बात है। अगर आप ए कहते हो तो आपको बैकवर्ड माना जाएगा, यानी थोड़ा सा रफली आप बोल रहे हो इस तरीके से। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिएशन आई हैव अ, डू नॉट यूज एज ए। इफ वी वांट टू एम्फसाइज देन यू हैव टू यूज ए, आई हैव ए पेन। बट ऑलमोस्ट और अप्रोक्सीमेट हमको क्या करना है, आई हैव अ पेन, यू हैव टू यूज। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके समझ में ये चीज आ गया होगा कि हमको ये कहना है कि आ कहना है, आपको आ कहना है प्रायः। दूसरी चीज, इसको क्या कहते हैं, इसको एन कहते हैं और इसी को अन कहते हैं, अन। आपको पढ़ना क्या है, साउंड के आधार पर इसे भी, साउंड के आधार पर इसे भी कहना है। क्या कहना है, प्रायः आप अन कहिए, डू नॉट यूज एन। जैसे मैंने कह दिया आई हैव एन एप्पल, एप्पल। आप क्या कहोगे, आई हैव अन एप्पल, डू नॉट यूज एन एप्पल, यू हैव टू यूज आई हैव अन एप्पल, अन एप्पल। आपने क्या कहना होगा, अन कहना होगा, अन एप्पल। देखिए दोनों में देखिए स्मार्ट कौन लग रहा, आई हैव एन एप्पल, और कहिए आई हैव अन एप्पल। आपने यूज क्या करना है, आई हैव अन एप्पल, अन कहना है प्रायः आपको कहना। अब मैं बात करता हूं इस निश्चित वाले की, निश्चित वाले की बात करता हूं। इसे भी साउंड के आधार पर इसे भी क्या बोला जाता है, दी बोला जाता है और दा बोला जाता है, दोनों बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे गाइस, आप लोग ध्यान देंगे कि आप साउंड के आधार पर इसे दी भी पढ़ सकते हैं और दा भी पढ़ सकते हैं। बट वैन कब पढ़ना है दी और यानी कब पढ़ना है दी और कब पढ़ना है दा। साउंड के आधार पर जब हम वोकल की बात करते हैं, यानी जब हम स्वर से किसी, वोकल माने कंठ से, जब हम किसी ऐसे शब्द जिसके पहले इसका प्रयोग किया गया है उसका अगर प्रयोग वोकल से होता है, वोकल अर्थात कंठ से होता है, अर्थात स्वर होता है, उसका जो उच्चारण होता है वो स्वर होता है, तब हमने क्या कहना होता है, दी का प्रयोग करना होता है। किसका, दी का। जैसे आई हैव एन, अब यहां एन कहे थे, वैसे हम क्या कह देंगे, इंक पॉट। अब द इंक पॉट नहीं, दी इंक पॉट कहेंगे, दी इंक पॉट कहेंगे, दी एलिफेंट कहेंगे, और यहां पर द बॉय। इसका कब होगा, ये जब कॉन्सोनेंट से, इसका साउंड कैसा होगा, कॉन्सोनेंट से होगा, तब हम जैसे द पेन, द पेन नहीं, द पेन। और कब हम कहेंगे, जब इसका वोकल होगा तब हम क्या कहेंगे। प्रायः हमको सीखना है कि हम कब दा कहें कब दी कहें। दा तब कहेंगे जब हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तब हम क्या कहेंगे, दा कहेंगे। और जब वोकल साउंड अर्थात स्वर का होगा तब हम क्या कहेंगे, दी कहेंगे। अब एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूं, बस 2 से 3 मिनट। 4 अक्षरों को मैं यहां पर लिख रहा हूं, यू एच यू। इसी यू को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला। जब हमने पढ़ना होता है अम्ब्रेला, तो हम क्या पढ़ते हैं, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अम्ब्रेला। तो आपको क्या पढ़ना होगा, इसका उच्चारण कहां हो रहा, अम्ब्रेला, आ से हो रहा है, आ से, ये वोकल से हो रहा है। और इसके साथ हम किसका, हमको यूज अगर जानना है कि हम ए, और फिर से मैं एक बार आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ए
और एन। ये किसके आधार पर पढ़ा जा सकता है? किसके आधार पर? साउंड के आधार पर। और प्रयोग भी इसका, ध्यान से सुनेंगे, इसका प्रयोग भी साउंड के आधार पर, बेस्ड ऑन साउंड। यहां पर हम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन साउंड, बेस्ड ऑन साउंड। इसका प्रयोग अर्थात ध्वनि के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। हम कहां ए करते हैं, कहां एन करते हैं। एक के अर्थ में ए भी करते हैं और एक के अर्थ में एन का भी करते हैं, बट किसके आधार पर? साउंड के आधार पर। अगर आपका साउंड वोकल होता है, अगर आपका साउंड वोकल होता है अर्थात स्वर से निकलता है, तब हम एन का करेंगे। और जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब क्या लोगों के दिमाग में आ जाता है, जिसके पहले करने का यानी कि इसका प्रयास करते हैं, वो क्या होना चाहिए? वो ए आई ओ ए ई, और यहां पर मैं लिख देता हूं ई, यहां लिख देता हूं ए आई ओ यू ई। ये 5 स्वर आपके आ जाते हैं, और इन 5 स्वर के पहले अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो प्रायः बताया जाता है कि एन का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम यू, यहां पर देख रहे हैं यू, मैं यहां पर यू लिख रहा हूं, और यू में जब अम्ब्रेला की बात करूंगा तो यू के साथ क्या लग जाएगा? अम्ब्रेला। अब देखिए इसी यू को हम अगर ये कह दें इन पांचों, अच्छा जो पांचों स्वर का काम कर रहे हैं अंग्रेजी अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, इनमें से सबके पहले, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भ्रम आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। ये यू है, ये आपका कॉन्सोनेंट का भी काम कर रहा है। यहां पर देखिए कॉन्सोनेंट के साउंड में आ रहा है, और ये किसके साउंड में? अभी यहां पर देखेंगे यूनियन, यूनियन आ रहा। यूनियन जब हम करेंगे तो ये क्या देगा? ये आपका ऐसे आएगा, और तब हम किसका प्रयोग करेंगे? हम ए का प्रयोग करेंगे। और जैसे हम अम्ब्रेला कहना चाहते हैं तो ये किसका दे रहा? आ का दे रहा। तो हमको अक्षर पर नहीं जाना है, इस वावेल पर नहीं जाना है, इसके साउंड पर जाना है। साउंड अगर आपका क्या हो रहा है? वोकल हो रहा है अर्थात स्वर का हो रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आ। यानी कि ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हम अम्ब्रेला पढ़ेंगे तो आ निकल रहा है स्वर से, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। और जैसे ही हम किस पर जाएंगे? जैसे ही हमारा जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। इसलिए अब आपके दिमाग में हट जाना चाहिए, दिमाग से आपके बिल्कुल, कि ए ई आई ओ यू, इसका बिल्कुल, चूंकि मैंने लिखा बेस्ड ऑन साउंड, किसका कहां करना है? बिल्कुल इसी के आधार पर। साउंड अगर उसका क्या निकल रहा है? वोकल हो रहा। वोकल का मतलब क्या है? स्वर से निकल रहा है, तो हम किसका करेंगे? हम करेंगे एन का। यानी जब ये हो जाता है तब हम करेंगे। और जब हमारा साउंड किसका निकलता है? जब हमारा साउंड, यहीं पर मैं यूरोपियन वर्ड लिख दूं। अब आपका यूरोपियन मैं अगर लिखूं, यूरोपियन किससे शुरू हो रहा? ई से शुरू हो रहा। और इसके आगे क्या लगाना चाहिए? बच्चे के दिमाग में तो था कि हमने पढ़ा है क्या? वावेल है, और उसके पहले किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। लेकिन यूरोपियन वर्ड है, वो किससे शुरू हो रहा? ई से, लेकिन उसका उच्चारण कहां से हो रहा? या से हो रहा। हम किसका प्रयोग करेंगे? यानी कि वो कॉन्सोनेंट हो रहा, तो हम उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। यूरोपियन के पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का। उसी तरीके से यूनियन हो गया। तो आपके दिमाग से यह भ्रम निकल जाना चाहिए कि ये आधार हमारा है। हमारा आधार क्या है? साउंड। साउंड अगर वोकल होगा तो हमने क्या करना है? यानी क्या यूज करना है? एन का। अगर साउंड हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या करना होगा आपको? ए का करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों के समझ में आया होगा। इसके आगे जो भी, चूंकि इतना इंपॉर्टेंट और इतना लेंथी है ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका, कि एक वीडियो में इसका लेक्चर पूरा ही नहीं हो सकता। मैं आगे एक दूसरी वीडियो फिर बनाऊंगा। इसके कुछ ही बस मान के चलिए 2 या 3 दिन के अंदर आप लोगों को वो वीडियो मिलेगा, और वो आपका प्रयोग होगा वेयर शुड बी यूज। हमें कहां करना चाहिए डेफिनेट का, और कहां करना चाहिए इनडेफिनेट का, और कहां नहीं करना चाहिए, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग कहां नहीं किया जाना चाहिए। तो बस 2 या 3 दिन के अंदर आप लोगों को वो वीडियो आप लोगों के समक्ष में लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और उम्मीद यही करता हूं प्लीज आप लोग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्ट क्रांति एंड कमेंट शेयर आल्सो। जय हिंद, जय भारत।